आकाश महल आपका, आकाश महल आपका, दूंगा न दखल मैं। आकाश महल आपका, दूंगा न दखल मैं। रहने दे मेरी झोपड़ी, रहने दे मेरी झोपड़ी, चाहूं न महल मैं सिद्धेश्वर पटना से साहित्य संपादक राइजिंग बिहार। दोस्तों, देश में शायद ही कोई ऐसा अखबार हो जो साहित्य को इतनी प्रमुखता से स्थान दे रहा हो। राइजिंग बिहार बिहार का पहला अखबार है जो साहित्य को अन्य अखबारों से अलग थलग और एक विशेष कार्य उद्देश्य के तहत आगे बढ़ रहा है। और इस उद्देश्य के तहत ही हम आपके सामने उपस्थित है एक नया एपिसोड लेकर, साहित्य यात्रा। और इस साहित्य यात्रा के पहला एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसे साहित्यकार, एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो सिर्फ हमारे बिहार के गौरव नहीं है बल्कि पूरे देश में, पूरे देश भर में उनकी अपनी अलग प्रतिष्ठा है, खासकर शायरी की दुनिया में। हमारा आशय है श्री मृत्युंजय मिश्र करुणेश जी से। करुणेश जी जो पटना के रहने वाले हैं और इन्होंने कम से कम 8 दशक गुजार चुके हैं अपने साहित्य लगन सृजन के तहत। और आज हम उनके साथ उपस्थित हैं। उनकी एक नई किताब आई है, रास्ते में गुलमोहर है। रास्ते में गुलमोहर है इनकी गजल की कृति है, जिसमें वे लिखते हैं कि खतरे से बेखबर लोग हैं, कैसी चढ़ी खुमारी है। खतरे से बेखबर लोग हैं, कैसी चढ़ी खुमारी है, पीछे हैं कुछ लोग घात में, साजिश की तैयारी है। देखिए, समय के सच को किस तरह उजागर करता है कवि, यह हम मृत्युंजय मिश्र की गजलों में देख सकते हैं। आइए हम बहुत ही छोटी सी मुलाकात में हम ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराते हैं। तो इस प्रथम एपिसोड में मृत्युंजय मिश्र करुणेश जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं राइजिंग बिहार की ओर से। धन्यवाद। और वास्तव में आप ऐसे शख्सियत है जिससे मिलकर वास्तव में अति प्रसन्नता का अनुभव मैं कर रहा हूँ कि जहाँ पर राहत इंदौरी और जैसे गोपाल दास नीरज, बुद्धिनाथ मिश्र, न जाने कितनी शख्सियत गजल और कविता के शेर में आया और जिनके साथ आपने मंच का साझा किया है। इतने पुराने आप कवि रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, जिनकी कविताएं और गजलें धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसे सारिका जैसी पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होती रही है। आपकी 4 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है गजलों और गीतों की। तो हम आपको बहुत बहुत इस उम्र में भी आप गजल के प्रति उतने ही सक्रिय हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपको आपकी जो गजल लिखने की जो प्रेरणा जगी, या आपने गजल लिखना कब से आरंभ किया? सिद्धेश्वर जी, मैं एक तरह से जो कहा जाता है जन्मजात कवि हूँ। जब मैं 4 वर्ष का था तभी मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। और जब इंटर में मैं पढ़ रहा था तब पिताजी गुजर गए। बहुत विकट परिस्थितियों से मेरा जीवन गुजरा और उन सब ने मुझे कविता की ओर प्रेरित किया। और मैं करीब करीब 12-14 साल से ही कविता रचना का धर्म निभा रहा हूँ। और गीत और गज़ल ये 2 मेरे बहुत प्रिय हैं। मैं मुख्यतः गीतकार हूँ, गीत ही लिखता था। फिर आगे चलकर गज़लों से रुझान हुआ और मैंने चाहा कि गज़लों की ओर भी बढ़ूँ और अच्छी से अच्छी साफ सुथरी धारदार गज़लें दूँ जो लोगों के हृदय को छू सके और सीधा संवाद कर सके। निश्चित तौर पर आपकी बहुत सारी गजलों को हमने देखा भी है, अखबारों और पत्रिकाओं के माध्यम से ही नहीं बल्कि आपने कई पुस्तकें हमें भेंट भी किया है। और उन गजलों में आपकी गजलों की यह खासियत है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दुष्यंत कुमार
ऐसे कहना तो बड़ा अचंभा लगता है बहुत से लोगों को, इससे बड़ी परेशानी भी हो जाएगी बहुत कवियों को। हर लोग समझते हैं कि हम ही दुष्यंत कुमार है। तो दुष्यंत कुमार की श्रेणी में लेकिन कई लोग हैं जो वो कि कहते हैं कि आप उस श्रेणी के आगे के कवि हैं, या उनके साथ साथ भी आपका नाम लेते हैं। तो आपको कैसा गर्व महसूस होता है? हमको लगता है कि शायद इसलिए कि बहुत सारी आज गजलें जो लिखी जा रही है उसमें उर्दू का समावेश बहुत ज़्यादा है, जबकि आपकी हिंदी गजलें, आपकी जो गजलें हैं उसमें ऐसे कोई शब्द नहीं हम मुझे देखने को मिलते हैं जो समझ नहीं है, जैसा दुष्यंत कुमार में था। तो क्या आपकी गजल की लोकप्रियता का वजह यही है? मैंने बहुत पहले से, दुष्यंत से पहले से ही मैं गज़ल लिख रहा हूँ। और जब मेरी गज़लें बिहार के बहुत प्रतिनिधि दैनिक पत्र आर्यावर्त में गज़लें छपने लगीं तो बहुत चर्चित होती गईं। और बहुत बार जब दुष्यंत कुमार की कुछ गज़लों का उदाहरण देकर सारिका में कमलेश्वर ने और धर्मयुग में धर्मवीर भारती ने उसकी चर्चा की तो दुष्यंत कुमार का नाम बढ़ा और बाद में साये में धूप नाम से उनके 52 गज़लों का एक संग्रह भी आया। दुष्यंत कुमार बिल्कुल दूसरी धारा के कवि थे और नई कविता से ज़्यादा जुड़े और प्रभावित थे। मैं चूँकि गज़ल से जुड़ा हुआ था, इसलिए दुष्यंत कुमार जैसे व्यक्ति से जो दूसरी धारा से जुड़ा हुआ हो और उसकी इतनी धारदार और सफल गज़लें देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मुझको हार्दिक आनंद मेरे हृदय में आया, उनके प्रति भी मेरी श्रद्धा हुई। वो तो ठीक है कर्णेश जी, लेकिन साहित्य जगत में मुझे लगता है जैसा लोग कहते हैं कि दुष्यंत कुमार को आगे बढ़ाने में कमलेश्वर जैसे लोग का, शख्सियत का बहुत हाथ था, कुछ पत्रिकाओं का ऐसा हाथ था, नहीं तो उस तरह के उस समय बहुत कुंवर बेचैन हैं या और भी कई शायर हैं जो उस तरह की गज़लें लिखा करते थे। आप खुद इतनी अच्छी गज़लें लिखते हैं और इस क्रम में आप क्या कहना चाहेगा अपने बारे में? ऐसा होता आया है और बिहार से निकलने वाला पत्र आर्यावर्त जिसकी लाखों प्रतियां छपती थीं और जब बिहार और झारखंड एक था तब चप्पे चप्पे में वह अखबार जाता था। उस अखबार ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया और मेरी प्रसिद्धि उसी से हुई। और वो गज़लें इतनी प्रभाव छोड़ने लगी कि बहुत से लोग मुझसे ईर्ष्या भी करने लगे। हालांकि मुझको इसकी कोई चिंता नहीं हुई। मुझे लगता है कि इस ईर्ष्या का एक भी कारण होता है कि जब आपके समकक्ष कोई रचनाकार अपनी सृजन नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर ईर्ष्या होना है। और ये साहित्य की बहुत गंदी राजनीति है, तो इस गंदी राजनीति का आप शिकार हुए नहीं, यह बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई अपने प्रयास से हुई, जबकि आजकल लोग पुस्तक प्रकाशित करने के लिए कितनी गंदी राजनीतियाँ करते हैं तो आपको पता ही होगा और सबको पता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा कारण है कि सपाट बयानी कविता को तो लोग समझते नहीं, आम पाठक भी उसको पसंद नहीं करते, लेकिन साहित्य अकादमी से लेकर ज्ञानपीठ पुरस्कार तक वैसी ही पुस्तकों दी जाती है, गीत गजल के पुस्तकों को नहीं दी जाती है। इसके प्रति आप कैसे साजिश महसूस करते हैं? वो पुस्तकों के प्रकाशन या लोगों की रचनाएं तो यह तो स्पष्ट है कि और स्वाभाविक भी है कि कुछ लोगों में प्रतिभा भी होती है और प्रतिभा के साथ साथ जब उसे प्रश्रय भी मिल जाता है, लोग उसको आगे बढ़ाने वाले निकल आते हैं तो चारों ओर उसकी तूती बोलने लगती है, वह व्यक्ति जल्द से जल्द प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन बहुत सारी प्रतिभाएं जिनके पास भी काफ़ी कुछ है और उसके आसपास रहने वाले, उसका मूल्यांकन करने वाले सोचते हैं कि इस व्यक्ति को
कहाँ पहुँचना चाहिए था वह नहीं होता है। तो ये सब भी परिस्थितियां हैं, मजबूरियां हैं, और क्या कहा जा सकता है। चलिए, आपका आपका कहना बिल्कुल सही है। और साहित्य में तो ऐसी गंदी राजनीति जो है, इससे के शिकार कई लोग हुए हैं। आप इससे बचे हुए हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपसे मैं यह भी जानना चाहूँगा कि आप जो गज़ल का सृजन करते हैं, तो क्या किसी खास विशेष को ध्यान में रखकर, किसी विषय को ध्यान में रखकर लिखते हैं, या आप स्वच्छंद रूप से लिखते हैं, या आपकी दिनचर्या क्या होती है सृजन का? मेरी गज़लें अक्सर भ्रमण के दौरान गीत या गज़लें फूटती हैं। कोई पंक्ति, इसे मैं माँ सरस्वती की कृपा ही कहूँगा कि कोई अनायास कुछ पंक्तियाँ आ जाती हैं, और आ जाती हैं तो मेरा विश्वास अटल और दृढ़ हो जाता है कि वह अपना आकार ले लेंगी, और आकार ले लेती हैं, और लोगों से, पाठकों से, श्रोताओं से सराही भी जाती हैं। एक बात अवश्य है कि मैं अपनी रचनाओं में बहुत डूबता हूँ। जब उसका सृजन करता हूँ और जब पंक्तियाँ आती है, उसका सृजन क्रम चलता रहता है, तो उसमें मैं डूबता रहता हूँ और उसको सुंदर से सुंदरतर बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ऐसा है कौन है जी, हम तो और आपसे तो बहुत सारी चर्चा करनी है और करना चाहते थे। हमारी समय की सीमा है, इसके बावजूद हम चाहें कि आप जिस गज़ल में डूबते हैं, आप उस एक गज़ल को आप सुनाने का कष्ट कीजिए जो आपको याद हो और जिसे आप बेहतर समझते हो। मैं अपनी पहली पुस्तक, जिसका नाम है कहता हूँ गज़ल में, उसी एक गज़ल पढ़ रहा हूँ कि आकाश महल आपका, आकाश महल आपका, दूंगा न दखल मैं, आकाश महल आपका, दूंगा न दखल मैं, रहने दे मेरी झोपड़ी, रहने दे मेरी झोपड़ी, चाहूं न महल में, क्या बात है, क्या बात है, बहुत रहने दे मेरी झोपड़ी, चाहूं न महल में, करते हो क्यों हर बार तुम आसान को मुश्किल, करते हो क्यों हर बार तुम आसान को मुश्किल, करता हूँ तो कितना करूँ मुश्किल को सहल मैं, क्या बात है, क्या बात है, करता हूँ तो कितना करूँ, आंसू है गरीबी है, आंसू है गरीबी है, भूख प्यास बेवसी, आंसू है गरीबी है, भूख प्यास बेवसी, शायर हूँ उन आँखों को कहूँ कैसे कमल में, शायर हूँ उन आँखों को कहूँ कैसे कमल में, आकाश महल आपका, दूंगा न दखल में। मत्ते का शेर है कि कहने को तो कहते हैं गजल, और बहुत लोग कहने को तो कहते हैं गजल, और बहुत लोग
कहते हैं मगर लोग, कहते हैं मगर लोग कि कहता हूँ गजल में। क्या बात है, क्या बात कहते हैं मगर लोग कि कहता हूँ गजल में। आकाश महल आपका दूंगा न दखल, मैं रहने दे मेरी झोपड़ी, चाहूं न महल में। आकाश महल आपका। बहुत सुंदर फूल। आप तो गाने इस तरह गाए, मुझे तो नीरज की याद आने लगी। इस तरह मंच पर नीरज गाते थे इसी अंदाज में। वाह, बहुत खूब मृत्युंजय मिश्र जी, आपने हमें समय दिया और राइजिंग बिहार का यह पहला एपिसोड साहित्य यात्रा के में जो हम लोग निकल पड़े हैं साहित्य यात्रा के लिए, तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने समय देने के लिए। हम पुनः फिर आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे और सारी। तो दोस्तों, अभी मैं आपसे भेंट वार्ता करवा रहा था विख्यात शायर मृत्युंजय मिश्र जी से। हम आगे भी आपको देश के चुने हुए नए पुराने रचनाकारों से साक्षात्कार करवाते रहेंगे इस साहित्य यात्रा में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद। सिद्धेश्वर का नमस्कार।